बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। असाइनमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। असाइनमेंट नंबर 1 आज हम देख लेते हैं EDU 305 की क्लासरूम मैनेजमेंट की। अच्छा जी, असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से MCQs भी ज़्यादा आते हैं पेपर में और क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं स्ट्रेटजीज़ या अप्रोचेस को लेकर। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके मैंने 2 आंसर यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक थोड़ा सा टू द पॉइंट है और मतलब कि उसमें भी कमी कोई नहीं है, हेडिंग्स हैं, अच्छी चीज़ें। लेकिन जो दूसरा है वो थोड़ा लेंथी है। तो दोनों क्वेश्चंस में से जो आपको अच्छा लगे या मॉडिफाई करना चाहें आप तो कर सकते हैं। हमारे पास असाइनमेंट जो है वो टोटल मार्क्स 15 की आई हुई है और लेक्चर जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कॉन्टेक्स्ट असाइनमेंट के लिए स्टडी के लिए वो है लेसन नंबर 1 से लेकर 10 तक। उसमें ये टॉपिक कवर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवर्ट एंड कवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस इन द क्लासरूम। हाउ डू दीज अप्रोचेस डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन सोशल स्टूडेंट बिहेवियर एंड एकेडमिक सेशन। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इसमें नीचे जो हमारे पास रूब्रिक है उसमें से हम मार्किंग का सिस्टम देख लेते हैं इसका। सबसे पहले ये है कि क्लियर एंड एक्यूरेट डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवर्ट एंड कवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस, यानी कि सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है बहुत क्लियरली और फिर उसकी डिस्टिंक्शन बतानी है, ठीक है, दोनों की। और उसके बाद जी थोरो एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दीज अप्रोचेस ऑन स्टूडेंट बिहेवियर एंड एकेडमिक सक्सेस। फिर हमने इन अप्रोचेस का अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर और एकेडमिक सक्सेस पर जो इसका असर होता है जो ये असरअंदाज होती हैं दोनों चीज़ें, इसका सारा बयान करना है। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ एग्जांपल एंड एविडेंस टू सपोर्ट क्लेम। अच्छा, फिर हम उसके हक में जाते हैं या उसके ख़िलाफ़ जाते हैं या दोनों सिचुएशंस में से कौन सी मैनेजमेंट अप्रोचेस अच्छी हैं, तो फिर हमने उनकी एग्जांपल्स भी मेंशन करनी है रियल लाइफ की और साथ साथ हमने एविडेंस भी देने हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले जो है इसका पार्ट डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन, जैसे मैंने हर पार्ट को अलग अलग कलर में हाईलाइट किया हुआ है। डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन जो है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, नीचे फिर उसको चंद एक लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पे ये देखें ऑन द अदर हैंड कोवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच, इसका भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, एक पैराग्राफ में मैंने दोनों को बयान कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके इम्पैक्ट शो किए हुए हैं, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट बिहेवियर एंड एकेडमिक सक्सेस। तो ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच के जो इम्पैक्ट हैं वो क्या हैं कि क्लियर एक्सपेक्टेशंस, मैं यहाँ पे हेडिंग पढ़ रही हूँ और बीच में उसकी कुछ कुछ डिटेल है, तो डिटेल आप बाद में मैं वीडियो बहुत स्लोली चला दूँगी तो आप देख लीजिएगा। क्लियर एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज़ में। इसके अलावा स्टूडेंट को लेकर इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा एम्पावरमेंट, ये 3 इसके इम्पैक्ट हैं। जबकि दूसरी तरफ जो कोवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच है उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, कल्चरल नॉर्म्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और कम्युनिटी बिल्डिंग, ये 3 इम्पैक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं इस अप्रोच के साथ। ठीक हो गया जी। सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट था जो डेफिनेशन थी, उसके बाद इम्पैक्ट थे, थर्ड पार्ट है हमारे पास एग्जाम्पल एंड एविडेंस। एग्जाम्पल एंड एविडेंस में हमारे पास दोनों के अलग अलग मैंने मेंशन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल ओवर्ट मैनेजमेंट एग्जांपल क्या है कि इन एन ओवर्ट अप्रोच अ टीचर में क्लियरली स्टेट एंड पोस्ट क्लासरूम रूल्स ensuring that students are aware of expectation. If a student violates a rule, the consequences are explicitly outlined, fostering transparency and accountability। ठीक है जी, इजी से वर्ड्स में हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद कोवर्ट की भी यहाँ पे है और उसके बाद हमने एंड में सारा कुछ अपने टू द पॉइंट आंसर देकर कंक्लूजन ड्रा कर लिया। ठीक है जी, जिसमें देखें लास्ट लाइन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच अप्रोच डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड द गोल्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया जी, यानी कि दोनों ही अप्रोचेस के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने लाइंस हैं, अपने अपने हदूद हैं। बहरहाल दोनों का अप्रोचेस का, क्योंकि टीचिंग जो है वो किसी एक अप्रोच और किसी एक स्ट्रेटजी से नहीं होती, हर तरह की ब्लेंडिंग करनी होती है टीचिंग की, टीचिंग में अप्रोचेस की, मेथड्स की, टेक्निक्स की, तो तब कहीं जाकर हमें अपने SLOs जो हैं या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मिलते हैं। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और उसका सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ये क्वेश्चन की टाइप नंबर 1 थी। अब नीचे मैं आपको आंसर नंबर 2 दिखाती हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आंसर नंबर 2 में भी मैंने अलग अलग से इसके हेडिंग्स देकर इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच में सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेन है, उसके बाद उसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है, ट्रांसपेरेंसी है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि दोनों के जो ओवर्ट मैनेजमेंट है उसको नाम ही है, वो है ये कि क्लियर होती है, ठीक है, जो उसकी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती डिटेल्स की कि इन ओवर्ट अप्रोचेस ट्रांसपेरेंसी इज़ द की।
टीचर्स एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट एंड सेट एक्सपेक्टेशन फॉर क्लासरूम कंडक्ट एंड लर्निंग प्रोसीजर्स। मैं एक एक लाइन नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी है बहुत, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंडली अच्छा जी, फिर वर्ड मैनेजमेंट अप्रोच को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन दी है, फिर उसके करैक्टरिस्टिक यहाँ पे मैंने बयान किए हुए हैं, जैसे कि उससे पहले वर्ड मैनेजमेंट के बताए हुए थे। यहाँ पे इनके डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं करेक्टरिस्टिक के साथ। फिर हमने यहाँ पे इसका मेंशन किया है डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स। अब डिस्टिंग्विश कौन कौन से फैक्टर करते हैं दोनों चीज़ों को आपस में। कम्युनिकेशन स्टाइल है, दोनों का अलग अलग बताया हुआ है कि ओवर्ट में ओपन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, जबकि कोवर्ट में कम्युनिकेशन इन कोवर्ट अप्रोचेस। ये देखें सारा आगे आप अपना एक्सप्लेनेशन को रीड आउट कर लें, ठीक है जी। फिर आगे अवेयरनेस है दोनों की अप्रोचेस की। फिर इन्फोर्समेंट है, फिर इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट बिहेवियर। ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच का सारा इम्पैक्ट है। फिर कोवर्ट का है। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक सक्सेस है कि स्टूडेंट जो एकेडमिकली जितनी भी अचीवमेंट करता है उस पर इसका क्या असर होता है। फिर कोवर्ट मैनेजमेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म बिहेवियरल स्किल्स, पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, इन तीनों एस्पेक्ट को लेकर मज़ीद मैंने डिटेल दी। और आखिर में सबसे पहले आखिर में समरी देने से पहले, कंक्लूजन देने से पहले कंसिडरेशन दी है, ठीक है जी। बैलेंस्ड अप्रोच एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आकर सारी हमारी असाइनमेंट ख़त्म हो रही है। तो दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप आंसर नंबर 1 को मॉडिफाई करके चेंज करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आंसर नंबर 2 को लिख सकते हैं। हर अलग अलग जब डिटेल में हम कोई क्वेश्चन मेंशन करते हैं तो उसके साथ जब हम हेडिंग्स दे देते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हर एक पॉइंट जो है वो मतलब डिटेल के साथ अपनी अपनी जगह पर एक्सप्लेन होके वाइंड अप होता रहता है। जबकि हम जब पैराग्राफ्स की सूरत में बहुत ज़्यादा किसी उसको कर लेते हैं आंसर को, तो फिर वो सारा पॉइंट्स उसमें बड़े अच्छे हमने वैलिड लिखे होते हैं लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाते। तो इस तरह जब मैंने जिस तरह से हेडिंग्स दी हैं और हर एक पॉइंट को जैसे आपको दिखाया है कि अलग अलग किया हुआ है, तो इस तरह अगर आप करना चाहें तो इस तरह भी मार्क्स और रिजल्ट अच्छा आता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको सूट करता है आप कर लें। और असाइनमेंट का बेसिकली मकसद ये नहीं होता कि क्वेश्चन जो है उसका आंसर ढूंढ के कहीं से लिख लिया जाए या आंसर को ख़ुद से मतलब कि लाइनें बना के लिख लिए जाएँ, बल्कि असाइनमेंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम जो है एज स्टूडेंट जो काम करते हैं, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इन्हेंस हो। जब हम स्टूडेंट्स को थिंक करना क्रिटिकली, अपने आप को एक्सप्रेस करना और अपने आप को अपने कमेंट्स को जज करना सिखा देते हैं ना, तो फिर उनमें डिसीजन बिल्डिंग जो है वो पावर बहुत अच्छी आ जाती है। बहरहाल मैं अपने असाइनमेंट को यहाँ पे स्लो स्पीड में चला रही हूँ और होपफुली आपको हेल्पफुल साबित होगी। और अब हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।